ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए विषयों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक उप विषय है? तो परिवार और दोस्त विषय है, भोजन विषय है, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं ये भी विषय है, लेकिन जो पशु है वो क्या है? जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि संडे को एक स्पेशल एमसीक्यू हम डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। तो आज मैं लेकर आई हूँ ईवीएस के 15 क्वेश्चन, वो भी पेडागोजी के। तो देखते हैं आप लोग पेडागोजी को कितना समझ पाए हो ईवीएस के लिए, और कितने लोग तैयार हैं दिसंबर में सीटेट का पेपर देने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, आप सीटेट की तैयारी कर रहे होगे तो आपको जितनी भी थ्योरी चाहिए वो मेरे चैनल पे मिल जाएगी, चाहे वो सीटेट से रिलेटेड हो, चाहे वो सीटीपी से रिलेटेड हो, हिंदी से, इंग्लिश से, ईवीएस से, आपको सारी क्लासेस मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो शेड्यूल ऑलरेडी मैं डिस्कस करा चुकी हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। मंडे को कौन सी क्लास होती है, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस तरह से पूरा वीक हमारी क्लासेस चलती हैं रोज सुबह 11 बजे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बार जैसे अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन बहुत देखने को मिले हैं, तो उसी हिसाब से मैं पेडागोजी लेकर आई हूँ। पहला कथन है, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस व्यक्तियों को प्रारंभिक चरण से पर्यावरण के बारे में जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे उन्हें समाज में सार्थक तरीके से योगदान करने में सक्षम बनाया जा सके। तो ये बात तो पूरी तरह से सही है, ठीक है। तर्क देखते हैं, ईवीएस व्यक्तियों को पर्यावरण को समझने और उसकी सराहना करने के लिए आवश्यक मूलभूत ज्ञान और कौशल प्रदान करता है, और बदले में समाज को लाभ पहुंचाने वाले सूचित और जिम्मेदार निर्णय लेता है। ये भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड है, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। तो देखिए, ए सही है, ठीक है, ए सही है, आर भी सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन है, अपनी ईवीएस कक्षा में आपने पौधे विषय के बारे में सीखा। अब आप एक बगीचे में जा रहे हैं और गमले में मुरझाए हुए पौधों का एक समूह देखते हैं। आपके ईवीएस ज्ञान के आधार पर सबसे उपयुक्त कार्य क्या है? मिट्टी को संकुचित करने और उन्हें सीधा खड़ा करने में मदद करने के लिए पौधों को आप दबाएंगे। मुरझाए पौधों पर ध्यान ना दें क्योंकि वे प्राकृतिक रूप से ठीक हो जाएंगे। पौधों को आवश्यक नमी प्रदान करने के लिए उन्हें पानी दें। तुरंत बगीचा छोड़ दें क्योंकि यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो अगर आप गमले में मुरझाए हुए पौधों का एक समूह देखोगे तो क्या करोगे? देखो, अगर मुरझाए हुए पौधे हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें पानी नहीं मिल पाने के कारण वो मुरझा गए हैं। तो मुरझाए पौधों पर हम क्या करेंगे? नमी प्रदान करेंगे। नमी प्रदान करने के लिए उन्हें पानी देंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। ये बात सही है। क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों के स्मरण को बढ़ावा देती है। ये भी बात सही है ना। जब हम कुछ आंखों से देख कर करते हैं तो वो क्या है, हमारी स्मरण को बढ़ावा देती है। जो चीज़ें हम आंखों से देखते हैं उनको हम काफ़ी लंबे टाइम से तक याद रख पाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए गलत है, आर सही है। ये बात तो गलत है क्योंकि ए भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ये क्या है? सही हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, या सीखने के बारे में आकलन। तो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। तो देखिए, रचनात्मक आकलन, पहली बात तो होता क्या है? रचनात्मक आकलन वो होता है जो क्लास में ही बच्चों को डाउट क्लियर करते हुए चलते हैं, वो रचनात्मक आकलन होता है, ठीक है। तो रचनात्मक आकलन क्या होता है? सीखने के लिए आकलन होता है और अधिगम के रूप में आकलन होता है, ठीक है। तो ए एंड सी दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सर्वाधिक उपयुक्त है? ग्लोब से नक्शा पढ़ना, विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, या एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के हिस्से को चित्रित करना। तो अगर हम उनकी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो हम कौन सी क्रिया अपनाएंगे? उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। अपने पर्यावरण अध्ययन वर्ग में एक समूह गतिविधि प्रारूप करते समय आप निम्नलिखित में से किस विचार को ध्यान में रखेंगे? बच्चों के हितों को संलग्न करें, लड़कों और लड़कियों के लिए समान रूप से आग्रह करें, महंगी सामग्री का उपयोग करें, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से आग्रह। तो देखिए, महंगी सामग्री का उपयोग करें, ये बात ज़रूरी नहीं है कि हमें महंगी सामग्री का ही उपयोग करना है, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे, ए, बी एंड डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए विषयों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक उप विषय है? तो परिवार और दोस्त विषय है, भोजन विषय है, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं ये भी विषय है, लेकिन जो पशु है वो क्या है? उप विषय है। ये आप देख पा रहे होगे, फैमिली एंड फ्रेंड्स में ये एनिमल आता है, मतलब कि एनिमल क्या है? उप विषय है, ठीक है।
ईवीएस में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है बच्चों की ऊर्जा का विकास करना, छात्रों को हस्त गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान करना, सामाजिकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना को बढ़ावा देना। तो शैक्षिक भ्रमण जो हम बच्चों को कराते हैं उसका मूल उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों को गतिविधि करने दें, क्योंकि जो छात्र करके सीखेगा उसमें ज़्यादा स्थायी ज्ञान प्राप्त करेगा। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, छात्रों को हस्त गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान करना। एक परिवार एक इकाई है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन कैसा है? गलत है, क्योंकि कई तरह के परिवार होते हैं और कोई परिवार को केवल एक ही प्रकार के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकता। ये बात तो सही है, ठीक है, क्योंकि एक ही प्रकार का परिवार तो होता नहीं है, अलग अलग प्रकार के परिवार होते हैं। मिश्रित परिवार होता है, एकल परिवार होता है ना। सही है क्योंकि यह एक आदर्श पारिवारिक आकार है, ये भी गलत है। सही है क्योंकि यह सभी भारतीय परिवारों की तरह, ये भी गलत है। गलत है क्योंकि कथन में यह निर्दिष्ट होना चाहिए कि बच्चे जैविक हैं, ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति निम्नलिखित में से किसमें मदद करती है? पाठ्यक्रम भार कम करना और बच्चों को सार्थक अधिगम में मदद करना, बाल केंद्रित दृष्टिकोण का पालन करना और बड़ी संख्या में अवधारणाएं पेश करना, दी गई जानकारी और विवरण से सीखना, पाठ्यक्रम के भार को कम करना और विशिष्ट विषयों को पेश करना। तो ईवीएस की जो एकीकृत प्रकृति है वो मदद करती है पाठ्यक्रम भार कम करने में और बच्चों को सार्थक अधिगम में मदद करने में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री है? चलचित्र पट्टी, चार्ट, एपिडाइस्कोप, स्लाइड। तो एक गैर प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री क्या है? चार्ट, ठीक है। विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिनसे ये विषय व्यक्त होते हैं। विज्ञान की उपरोक्त उल्लेखित परिभाषा किसके द्वारा प्रस्तावित की है? ये जो परिभाषा है ये किसने दी है? डब्ल्यू.सी. डैम्पियर ने, बी.एस. ब्लूम ने, कार्ल पॉपर ने, J.W.N. सुलिवन ने। तो ये जो परिभाषा है ये दी है डब्ल्यू.सी. डैम्पियर ने। ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का सिद्धांत है? वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात या ज्ञात से अज्ञात। तो ईवीएस में जो सीखने का सिद्धांत है इनमें से वो है ज्ञात से अज्ञात, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण की उपयुक्त विधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगोष्ठी और परियोजना। उपख्यात्मक अभिलेख में किन बातों से बचना चाहिए? हमें बताना है कि उपख्यात्मक अभिलेख में क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय के बयान करना, ताकत और कमजोरियों की पहचान करना या बच्चों के हितों और संबंधों आदि के क्षेत्रों की पहचान करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, इससे बचना चाहिए और निर्णय के बयान करना पर बचना चाहिए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।